हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष वारो, कक्षा 11वीं फिजिक्स के आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं नई यूनिट। इसमें पहला चैप्टर है इसका प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, और यूनिट का नाम है स्थूल द्रव्य के गुण। तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी भूमिका के बारे में चर्चा कर लें कि हम जानते हैं कि जो ठोस हैं वो अणु परमाणु से मिलकर बने होते हैं और उनके बीच की जो दूरी होती है, औसत दूरी, वो नियत रहती है, निश्चित रहती है। ये समय के साथ बदलती नहीं है। तो ठोस के अंदर प्रत्येक अणु या परमाणु वास्तव में संतुलन अवस्था में रहता है और किसी भी अणु द्वारा अन्य अणुओं पर लगने वाला जो किसी भी अणु पर हम कह सकते हैं अन्य अणुओं के द्वारा लगने वाला जो बल होता है वो शून्य होता है। अणुओं की इसी औसत दूरी स्थिर होने के कारण ही जो प्रत्येक ठोस है उस ठोस की आकृति कैसी होती है, निश्चित होती है और उसका नियत आकार होता है। प्रत्येक ठोस के अंदर अणु या परमाणु स्थायी संतुलन में होता है। जब हम किसी परमाणु को उसकी स्थिति से विस्थापित कर दें तो उस पर एक प्रत्यानयन बल कार्य करने लगता है। प्रत्यानयन बल कार्य करने लगता है जो परमाणु को उसकी वास्तविक स्थिति में लाने का प्रयास करता है। इस प्रकार जब हम ठोस के अणुओं के बीच की औसत दूरी में परिवर्तन करने के लिए हम बल लगाते हैं तो वास्तव में ये दूरी, जो औसत दूरी, वो स्थायी होती है और एक निश्चित सीमा तक यदि हम बल लगाएं तो उसकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसकी आकृति में, आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। वास्तव में ये जो गुण है ठोसों का, ये गुण ही उसकी प्रत्यास्थता का व्यवहार कहलाता है। अर्थात उनके अंदर जो गुण होता है जिसे हम प्रत्यास्थता कहते हैं, वो प्रत्यास्थ व्यवहार के कारण ही होता है कि एक निश्चित सीमा तक यदि हम बल लगाएं और बल हटा लें तो वो अपनी स्थिति में पुनः वापस पहुंच जाती है। यदि हम बल बहुत अधिक लगाएं तो ठोस टूट सकता है। तो इसके आधार पर हम ठोसों को प्रत्यास्थ और प्लास्टिक व्यवहार के आधार पर वितरण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रत्यास्थता की बात करें। प्रत्यास्थ गुण के कारण हम उसमें प्रत्यास्थ प्रॉपर्टी आई है उसकी कि जब भी हम किसी वस्तु में कोई बाह्य बल लगाकर उसकी लंबाई, आयतन, आकृति में परिवर्तन करना चाहें तो इस प्रकार का जो बाह्य बल होता है उसे हम विरूपक बल कहते हैं। जो वस्तु होती है वो विरूपक बल के द्वारा होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। यदि जो विरूपक बल है उसका परिमाण एक निश्चित सीमा में है और यदि हम बल हटा लें तो वो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। उदाहरण के लिए हम किसी रबर को खींचते हैं तो उसकी लंबाई वृद्धि हो जाती है और यदि हम बल को हटा लेते हैं तो अपनी पूर्व अवस्था में आती है। इसी प्रकार यदि हम किसी धातु का तार ले लें, उस पर हम कोई भार लटका दें तो लंबाई बढ़ेगी और भार हटा लें तो उसकी लंबाई पुनः जैसी थी वैसी जाएगी। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि एक निश्चित सीमा, ये स्थिति एक निश्चित सीमा तक होती है। यदि हम निश्चित सीमा से अधिक बल लगा दें तो वो स्थायी विरूपण हो सकता है, स्थायी परिवर्तन उसमें हो सकता है और वस्तु अपनी वापस स्थिति में लौटकर न जाए। तो वस्तु के इस गुण को हम प्रत्यास्थता कहते हैं। तो प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु डिफॉर्मिंग फोर्स या विरूपक बल द्वारा लंबाई, आयतन या आकृति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है और बल को हटा लेने पर अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है। जब विरूपक बल का परिमाण एक निश्चित सीमा में होता है तो उसे हटा लेने पर वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। तो ये परिवर्तन जो होता है वास्तव में अस्थायी होता है। और यदि विरूपक बल का परिमाण सीमा से अधिक है तो वस्तु फिर अपनी वापस अवस्था में लौटकर नहीं आती है और उसमें स्थायी परिवर्तन हो जाता है। विरूपक बल के आधार पर हम वस्तु को 3 वर्गों में बांट सकते हैं: प्रत्यास्थ वस्तुएं, सुघट्य वस्तुएं और भंगुर वस्तुएं। प्रत्यास्थ जिसे हम प्लास्टिक बॉडीज कहते हैं कि वे वस्तुएं जिन पर विरूपक बल लगाएं तो उनकी लंबाई, आकृति, आयतन परिवर्तन हो जाए और बल हटाएं तो अपनी पुनः अवस्था में वापस पहुंच जाएं। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है वो अस्थायी होती है। प्रकृति में कोई भी पदार्थ पूर्णतः प्रत्यास्थ नहीं है, फिर भी एक निश्चित सीमा तक लोहा, तांबा, चांदी, सोना, इस्पात, क्वार्ट्ज आदि को हम प्रत्यास्थ मान सकते हैं। इसमें क्वार्ट्ज सबसे अधिक प्रत्यास्थ वस्तु है। दूसरा होता है सुघट्य या प्लास्टिक बॉडीज।
वो वस्तुएं जिन पर हम विरूपक बल लगाएं तो उनकी लंबाई, आयतन या आकृति में जो परिवर्तन होता है स्थायी हो जाता है, और बल हटाएं तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट कर वापस नहीं आती है, जैसे साबुन, गीली मिट्टी, मोम, प्लास्टिसिंग आदि। ये सुघट्य या प्लास्टिक वस्तु कहलाती है। तीसरा होता है सुघट्यता, उसी को हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। कि प्लास्टिसिटी जो है वह गुण है जिसके कारण विरूपक बल के द्वारा वस्तुओं में स्थायी विरूपण हो जाए। एक प्रत्यास्थ वस्तु अधिक परिमाण के विरूपक बल के कारण प्लास्टिक जैसा व्यवहार करती है। अब हम देखते हैं प्रत्यास्थ और प्लास्टिक वस्तु में अंतर। प्रत्यास्थ वस्तुओं की बात करें तो विरूपक बल लगाने पर लंबाई, आयतन, आकृति में परिवर्तन होगा और बल हटाने पर वस्तु अपनी पुनः अवस्था में वापस आ जाती है। जबकि प्लास्टिक वस्तु में क्या होता है, उनकी लंबाई, आयतन, आकृति में परिवर्तन हो जाता है और बल हटा लेने पर अपनी अवस्था में वापस नहीं लौटती है। प्रत्यास्थ वस्तुओं में विरूपक बल के कारण होने वाला परिवर्तन अस्थायी होता है, जबकि प्लास्टिक वस्तुओं में स्थायी परिवर्तन होता है। लोहा, तांबा, इस्पात, चांदी आदि प्रत्यास्थ हैं। साबुन, गीली मिट्टी, मोम आदि प्लास्टिक वस्तुएं हैं। तीसरे नंबर की बॉडीज होती हैं ब्रिटल बॉडीज, भंगुर वस्तुएं, कि जिन पर विरूपक बल लगाएं और वस्तु टूट जाए, जैसे कांच का टुकड़ा हुआ, सूखी मिट्टी हुई। इन पर यदि हम बल लगाएंगे तो वस्तुएं टूट जाएंगी। तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विरूपक बल लगाने पर वह टूट जाता है वो कहलाता है ब्रिटलनेस, जिसे हम ब्रिटल बॉडीज भी कहते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि एक निश्चित सीमा तक ही प्रत्यास्थता गुण काम करता है, तो उसे हम कहते हैं प्रत्यास्थता की सीमा। तो जब हम प्रत्यास्थ वस्तुओं पर विरूपक बल लगाएं तो उसके आयतन, आकार में कुछ या आकृति में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन यदि हम बहुत अधिक बल लगा दें तब क्या होता है, उसमें परिवर्तन स्थायी हो जाता है। तो हम एक ऐसी स्थिति प्राप्त कर लें कि जहां तक वस्तु पर विरूपक बल लगाएं और वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में आ जाए, तो उसे हम प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। तो विरूपक बल के इस अधिकतम मान को हम प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विरूपक बल के उस अधिकतम मान को जिससे अधिक बल लगाने पर वस्तु में प्रत्यास्थता का गुणधर्म समाप्त हो जाता है, वो प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है। अर्थात ये कह सकते हैं कि जिस सीमा से अधिक बल लगाने पर वस्तु प्रत्यास्थ वस्तु न रहकर प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाती है, उसे हम प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। अलग अलग पदार्थों के लिए प्रत्यास्थता सीमा अलग अलग हो सकती है। एक और शब्द आता है यहाँ पे विकृति, जिसे हम स्ट्रेन कहते हैं। कि जब हम विरूपक बल लगाते हैं तो उसकी लंबाई, आयतन या आकृति में परिवर्तन हो जाता है। तो यदि हम किसी वस्तु की एकांक विमा में होने वाले परिवर्तन की बात करें तो उसे हम विकृति कहते हैं। या हम विरूपक बल के कारण किसी वस्तु की एकांक विमा में होने वाले परिवर्तन को विकृति कहते हैं, या विरूपक बल के कारण किसी वस्तु की विमा में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को हम विकृति कहते हैं। भिन्नात्मक परिवर्तन से तात्पर्य है कि विमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विमा, अर्थात लंबाई, आयतन या आकृति में कितना परिवर्तन हुआ है, या प्रारंभिक लंबाई कितनी थी, प्रारंभिक आयतन कितना था, या उसका पहले आकार क्या था। चूंकि ये दोनों समान राशियों का अनुपात है, इसलिए इनका कोई मात्रक नहीं होता है, उसका कोई विमीय सूत्र भी नहीं होता है। ये तीन प्रकार की होती हैं, अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन विकृति, अपरूपण विकृति। आइए हम इनको विस्तार से थोड़ा देख लें। जो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन है, अनुदैर्ध्य विकृति है। तो यदि हम लंबाई की बात करेंगे कि वस्तु की लंबाई, एकांक लंबाई में होने वाले परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं, या वस्तु की लंबाई में परिवर्तन और उसकी प्रारंभिक लंबाई का जो अनुपात होता है उसे हम अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। तो अनुदैर्ध्य विकृति वास्तव में लंबाई से संबंधित है। तो अनुदैर्ध्य विकृति बराबर लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। यदि वस्तु तार के रूप में मान लें तो हम प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल ले लें और लंबाई में परिवर्तन स्मॉल एल है, तो अनुदैर्ध्य विकृति हो जाएगी स्मॉल एल बटे कैपिटल एल। लंबाई परिवर्तन को हम डेल्टा एल से ही प्रदर्शित करते हैं, तो अनुदैर्ध्य विकृति को डेल्टा एल अपॉन एल भी लिख सकते हैं। आप ये देख रहे हैं, हमने एक तार है, इस तार की लंबाई एल है, उस पर हमने एक भार लटकाया हुआ है जिससे उसकी लंबाई वृद्धि स्मॉल एल हो गई है। तो इस प्रकार
जो अनडेड विकृति है केवल ठोस पदार्थों में ही संभव होती है। लंबाई वृद्धि होने पर व्यक्ति की जो विकृति है उसे हम टेंसाइल स्ट्रेन या तनन विकृति, और कमी होने पर संपीड़न विकृति या कंप्रेसिव स्ट्रेन कहते हैं। दूसरी प्रकार की विकृति होती है वॉल्यूम स्ट्रेन, जिसे हम आयतन विकृति कहते हैं। यदि एकांक आयतन में परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम आयतन विकृति कहते हैं, या हम ये कहें कि आयतन में परिवर्तन और प्रारंभिक आयतन का जो अनुपात है उसे हम आयतन विकृति कहेंगे। आयतन विकृति बराबर आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। मान लीजिए वस्तु का प्रारंभिक आयतन कैपिटल V है और उस पर विरूपक बल F लगाने से उसमें परिवर्तन स्मॉल v हो जाता है, या डेल्टा V भी लिख सकते हैं उसको। तो आयतन विकृति स्मॉल v अपॉन कैपिटल V या डेल्टा V अपॉन V। आयतन विकृति ठोस तथा द्रवों में बहुत कम होती है किंतु गैसों में अत्यधिक होती है। ठोस के प्रत्येक पृष्ठ पर हम समान दाब लगाएं तो केवल आयतन में परिवर्तन होता है, उसकी आकृति में परिवर्तन नहीं होता है। तीसरी प्रकार की विकृति होती है अपरूपण विकृति। जब वस्तु का एक पृष्ठ स्थिर रखकर उसके विपरीत पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश हम विरूपक बल लगाते हैं तो न तो वस्तु की लंबाई में परिवर्तन होता है न वस्तु के आयतन में, परंतु उसकी आकृति परिवर्तन हो जाता है। अर्थात हम ये कहें किसी एक वस्तु का आधार जो है उसको हम स्थिर रखें और उसके आधार के ठीक विपरीत दिशा वाले फलक पर हम एक स्पर्श रेखी बल लगाएं तो वस्तु स्पर्श रेखी बल की दिशा में थोड़ा सा विरूपित हो जाए तो इस स्थिति में ना तो उसके आयतन बदलेगा ना उसकी लंबाई बदलेगी, लेकिन आकृति बदल जाएगी। तो इस प्रकार की विकृति को हम अपरूपण विकृति कहते हैं, जिसे हम शेयरिंग स्ट्रेन कहते हैं। जब किसी वस्तु पर सतह के समांतर विरूपक बल इस प्रकार लगाए कि उसका आयतन स्थिर रहे परंतु उसकी आकृति परिवर्तन हो जाए तो इस स्थिति में उत्पन्न विकृति को हम अपरूपण विकृति कहते हैं। आप इस चित्र को देखें, यहाँ पर हमने ये घनाकार एक आकृति ले रखी है। इसका निचला हिस्सा जो BCHG है ये स्थिर है और हमने इसका ऊपरी फलक AFED पर हमने स्पर्श रेखी बल F लगाया हुआ है। जब ये स्पर्श रेखी बल F लगाने से जो ऊपरी फलक है वो A डैश F डैश E डैश D डैश हो गया, जबकि नीचे BCHG समान रहा और इसमें कितना विस्थापन हुआ, थीटा एंगल का कोण बन गया है इसमें, या डेल्टा X इसमें विस्थापन हुआ। तो इस प्रकार का जो विकृति है वो अपरूपण विकृति कहलाती है। तो हम देख रहे हैं कि ये एक उन्होंने क्यूबॉइड लिया हुआ है, इसकी सतह BCHG को स्थिर रखकर ऊपरी सतह ADA पर स्पर्श बल लगाया जाए जिससे इसका नया रूप हो गया A डैश B C D डैश E डैश F डैश G H, किंतु आयतन वही है। तो इस स्थिति में यदि समांतर सतह जो है BCHG और A डैश D डैश E डैश F डैश, ये जो थीटा एंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि इनके बीच यदि कोण विस्थापन थीटा है तो अपरूपण विकृति जो होगी वो थीटा के बराबर होगी। थीटा का मान कम होता है तो हम tan थीटा ले सकते हैं, तो tan थीटा ले लें तो हम समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो A डैश बटे AB और A डैश अर्थात डेल्टा X अपॉन L। तो अपरूपण विकृति जो है दोनों सतहों का अपेक्षित विस्थापन कितना है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है और दोनों सतहों के बीच की दूरी कितनी है। तो दोनों सतहों का अपेक्षित विस्थापन डेल्टा X था और दोनों सतहों के बीच की दूरी कैपिटल L थी। तो इस प्रकार जो अपरूपण विकृति होती है ये केवल ठोस पदार्थों में ही संभव है, द्रव या गैस में संभव ये नहीं है। एक हम एग्जांपल देख लें कि किसी तार पर 3 किलोग्राम भार लटकाने पर उसकी लंबाई में 1% की वृद्धि होती है तो तार में अंधेर विकृति क्या होगी। लंबाई वृद्धि 1%, तो अंधेर विकृति स्मॉल l अपॉन कैपिटल L या 1/100 तो 0.01 ये उसमें विकृति उत्पन्न हो जाएगी। तो इस प्रकार आज हमने बात की प्रत्यास्था किसे कहते हैं, विरूपक बल किसे कहते हैं। प्रत्यास्था के साथ साथ हमने देखा है प्लास्टिक वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं, प्लास्टिक और प्रत्यास्थ वस्तु में अंतर देखा हमने, प्रत्यास्था की सीमा किसे कहते हैं और प्रत्यास्था की सीमा के साथ साथ हमने विकृति या स्ट्रेन पर चर्चा की और उसके प्रकारों पर चर्चा की। तो आशा है आपको इस शिक्षण सामग्री से आप ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। इसको आप ध्यान से पढ़ें, देखें और समझें जिससे आप अधिक से अधिक इसका लाभ ले सकें। अगले वीडियो में हम इसका अगला टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए